तो वेलकम टू आवर नेक्स्ट वीडियो। इसमें बेसिकली हम लोग अब डिस्कस करेंगे पार्ट 4 हमारी कैलकुलस एडवांस सीरीज जो फिजिक्स में चल रही है फिलहाल, है ना। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है? केस स्टडी द मैगलेव बैलेंस। अच्छा, experimental setup, a uniform meter rule, length 100 centimeter is pivoted at its center 50 centimeter mark। अच्छा, यानी कि एक रूल है क्या, जो मतलब 50 सेंटीमीटर मार्क पे क्या है, पाइवेटेड है। ये है 0 सेंटीमीटर, ये क्या है 100 सेंटीमीटर, ठीक। और क्या लिखा था? रूल इज बैलेंस्ड हॉरिजॉन्टली बाय टू अपोजिंग फोर्सेस। ये ऐसे पाइवेटेड है ना। रूल इज बैलेंस बाय टू अपोजिंग फोर्सेस। पहला क्या है? मैकेनिकल लोड, स्टैंडर्ड वेट ऑफ 80 ग्राम फोर्स इज सस्पेंडेड एट द 20 सेंटीमीटर मार्क। यानी कि ये है 20 सेंटीमीटर, इस पे कितना वेट है? 80 ग्राम फोर्स सिंपली। और क्या पूछा है? द मैग्नेटिक फोर्स एट द 90 सेंटीमीटर मार्क। तो 90 सेंटीमीटर पे मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है ऐसे। A small soft iron armature is attached। अच्छा, यहाँ पे एक आयरन का आर्मेचर अटैच कर दिया है। फिर क्या है? डायरेक्टली बिलो दिस आर्मेचर इज अ सोलेनोइड। इसके नीचे एक सोलेनोइड है ना। और when the circuit is switched on, the magnetic field pulls the armature down। यानी कि इस सोलेनोइड से सर्किट जुड़ा हुआ है, सिंपली ऐसे, है ना। तो सर्किट को जब हम स्विच ऑन करेंगे तो इसमें करंट फ्लो करके, करंट फ्लो करेगी, मैग्नेटिक फील्ड आएगी, मैग्नेटिक फील्ड आएगी, इसको नीचे खींचेगी, नीचे खींचेगी, फिर क्लॉकवाइज मूवमेंट आएगी, क्लॉकवाइज मूवमेंट आएगा तो वो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट को बैलेंस करेगा सिंपली, है ना। तो when the circuit is switched on, the magnetic field pulls the armature down, keeping the rule in equilibrium। ठीक है, तो ये equilibrium में रहता है। और क्या है? the circuit, the solenoid coil has a resistance of 4 ohm। इसका रेजिस्टेंस है R equals to 4 ohm, है ना। और क्या गिवन है? इट इज कनेक्टेड टू अ बैटरी पैक विद एन ईएमएफ ऑफ 12 वोल्ट्स। अच्छा, 12 वोल्ट्स की बैटरी है विद एन इंटरनल रेजिस्टेंस R ऑफ 2 ओम, R इक्वल्स टू 2 ओम। ठीक, चलो ये कहीं ना कहीं से सर्किट कनेक्टेड होगा, समथिंग लाइक दिस, है ना। क्लोज सर्किट होगा जिसकी वजह से यहाँ करंट में करंट है एंड इसमें मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है एंड वो इसको पुल डाउन करेगी, क्लॉकवाइज मूवमेंट आएगा। अब देखो सिंपल क्या पूछा है सबसे पहला, सर्किट एनालिसिस, इलेक्ट्रिसिटी, कैलकुलेट द स्टेडी करंट फ्लोइंग थ्रू द सोलेनोइड कॉइल व्हेन द सर्किट इज क्लोज्ड। जब सर्किट क्लोज करेंगे तो कितना करंट इसमें फ्लो करेगा, करंट फाइंड करना है तो करंट विल बी कितना, करंट विल बी सबसे पहले करंट विल बी अपना कितना, ये जितना वोल्टेज है यानी ईएमएफ 12 वोल्ट्स अपॉन कितना रेजिस्टेंस है 4 + 2, क्योंकि सीरीज में है ना। देखो सीरीज में इसमें जो करंट यहाँ से निकला है, कैसे गया 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 वही आगे करंट, यानी कि 4 + 2 = 6 ओम, तो 12/6 2 एम्पियर, सो 2 एम्पियर का करंट फ्लो करेगा, सिंपल। नेक्स्ट क्या है? स्टैटिक्स एंड इक्विलिब्रियम, यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट कैलकुलेट द डाउनवर्ड मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स जो, क्योंकि यहाँ पे सोलेनोइड है, सोलेनोइड मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर देगी, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगी तो वो आयरन को नीचे खींचेगा, नीचे खींचेगा यानी क्लॉकवाइज मूवमेंट आएगा। तो इधर आ रहा है एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट, इधर आ रहा है क्लॉकवाइज मूवमेंट, तो वो दोनों बैलेंस हो जाएंगे, है ना। तो वही करना है इसमें। एसीडब्ल्यू मूवमेंट, एसीडब्ल्यू इक्वल्स टू सीडब्ल्यू। एसीडब्ल्यू कितना आ रहा है? 80 इंटू 50 - 20 सेंटीमीटर, है ना, इंटू 50 - 20। क्लॉकवाइज मूवमेंट कितना आ रहा है भाई, हम लोग को निकालना है। क्या निकालना है? मान लो कि बात है क्या, मैग्नेटिक फोर्स F इन ग्राउंड फोर्स इंटू 90 - 50, है ना। तो ये आ जाएगा 80 इंटू 30 इक्वल्स टू F इंटू 40। तो दिस विल बी, ऐसे कट जाएगा 2 से, तो F की वैल्यू आ जाएगी 60 ग्राम फोर्स सिंपली। तो F हम लोग का कितना आ गया? मैग्नेटिक फोर्स आ रहा है 60 ग्राम फोर्स सिंपली, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है? मैग्नेटिक पोलैरिटी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इफ द करंट एंटर्स द सोलेनोइड कॉइल फ्रॉम द टॉप एंड इन अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अच्छा, मतलब करंट कैसे एंटर कर रहा है? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट एंटर कर रहा है, और क्लॉकवाइज बेस तो वही पूछिएगा, सिंपल हम जानते हैं क्या। व्हेन व्यूड फ्रॉम अबव स्टेट द मैग्नेटिक पोलैरिटी। ठीक भाई, सेम चीज, मैग्नेटिक पोलैरिटी पूछ रहे हैं। नॉर्थ एंड साउथ डेवलप एट द टॉप फेज ऑफ द सोलेनोइड, विल दिस अट्रैक्ट और रिपेल द सॉफ्ट आयरन आर्मेचर। अब सिंपल सी बात है, जब क्लॉकवाइज हो
तो हम लोग का क्या होगा, साउथ पोल, और एंटी क्लॉकवाइज हो तो होगा नॉर्थ पोल। और अगर ये याद नहीं रहता है तो एक इस तरीके से याद कर लो, ऐसे एन बनाओ ऐसे, है ना, ये देखो, ये एरो है एन, और ये डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है, और ये बनाओ एस ऐसे, ये देखो एस का डायरेक्शन है क्लॉकवाइज में, तो एस क्लॉकवाइज के लिए, एंटी क्लॉकवाइज के लिए नॉर्थ, है ना। तो ये ऐसे बना लो एन और एस, तो तब याद हो जाएगा सिंपली कि, और ये क्लॉक फेस रूल होता है ना, ये सब वगैरह। और फिर क्या पूछा है कि विल दिस अट्रैक्ट और रिपेल द सॉफ्ट आयरन आर्मेचर। अब इसमें पूछा है कि साउथ पोल होगा तो वो रिपेल करेगा या अट्रैक्ट करेगा। अब सिंपल सी बात इतनी है, चाहे वो नॉर्थ पोल हो चाहे साउथ पोल हो, अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी पे क्या फर्क पड़ता है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नॉर्थ पोल पे अट्रैक्ट करता है, साउथ पोल पे अट्रैक्ट करता है, रिगार्डलेस कोई भी पोल हो, बस वो मैग्नेटिज्म के मैग्नेटिक स्ट्रेंथ होनी चाहिए सच दैट उसमें एक अट्रैक्शन प्रॉपर्टी आ जाए एंड वो पुल कर ले अपने आयरन आर्मेचर को, कोई दिक्कत नहीं आएगी, वो सब अपने आप बैलेंस हो जाएगा, है ना। ठीक है, तो बस इतना होना चाहिए कि वो चाहे नॉर्थ पोल चाहे साउथ पोल, कुछ भी होना चाहिए, वो दोनों अपने आप बैलेंस हो जाएंगे, ठीक। फिर उसके बाद क्या है, तो रिपेल नहीं करेगा, सिंपल सी बात है, रिपेल होगा ही नहीं, अट्रैक्शन ही होगा, चाहे साउथ पोल नॉर्थ पोल और आयरन आर्मेचर के बीच में। फिर है पावर डिसिपेशन, कैलकुलेट द पावर इन वॉट्स दैट इज वेस्टेड इनसाइड द बैटरी ड्यू टू इट्स इंटरनल रेजिस्टेंस। इसके अंदर कितनी पावर वेस्ट हो गई, पावर इसके अंदर वेस्ट हो गई, तो पावर इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर, है ना। तो आई कितना करंट फ्लो कर रहा है, 2 स्क्वायर, और आर कितना है, इंटू 2, तो ये आ जाएगा 8 वॉट्स। तो 8 वॉट्स की पावर वेस्ट, 8 वॉट्स की पावर वेस्ट होगी बैटरी के अंदर, बाकी जो थी वो सोलेनॉइड को मिलेगी, है ना। बट 8 वॉट की तो वेस्ट हो गई सिंपली। इसी के साथ हम लोग का ये वाला क्वेश्चन तो फिलहाल कम्स टू एन एंड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी पढ़ते हैं, है ना। हाँ, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वही सेम हम लोग का पीडीएफ ओपीक्यूज एसपीक्यूज वाला। उसमें नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है, टू मेटल्स ए एंड बी हैव स्पेसिफिक हीट कैपेसिटीज इन द रेशियो 2:3, है ना। यानी कि हीट कैपेसिटी का रेशियो गिवन है, यानी कि सी ए अपॉन सी बी इक्वल्स टू 2/3, ये गिवन है ना। इफ दे आर सप्लाइड सेम अमाउंट ऑफ हीट देन, यानी कि दोनों को सेम अमाउंट ऑफ हीट दे दी गई है, यानी कि क्यू ए बराबर क्यू बी, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, क्यू ए अपॉन क्यू बी इक्वल्स टू 1। क्यू मतलब हीट, है ना, क्यू ए बराबर क्यू बी, दोनों को सेम हीट दी गई है, तो क्यू ए अपॉन क्यू बी इक्वल्स टू 1। सिंपल सी बात है ना, इतना तो है। अब उसके बाद पार्ट ए क्या कहता है, which metal piece will show greater rise in temperature given their masses be same, मतलब masses भी सेम है, तो लिख लो। आप ऐसे वाले क्वेश्चन जिसमें कंपेयर करना होता है ना, उसमें सबसे बेस्ट रेशियो ले लो, रेशियो ले लो ऐसे, क्यू ए इक्वल्स टू एम ए सी ए डेल्टा टी ए, मतलब ये क्या है कि, और अपॉन में क्यू बी एम बी सी बी और डेल्टा टी बी। ठीक, अब देखो क्यू ए अपॉन क्यू बी तो क्या है, 1 है, तो इधर तो 1 लिख दो। अब क्या बोला है, एम ए, और दोनों का मास भी सेम है, यानी कि एम ए अपॉन एम बी, यानी कि ये भी 1 हो गया। सी ए अपॉन सी बी 2:3 है, 2/3, तो ये आ जाएगा डेल्टा टी ए अपॉन डेल्टा टी बी। तो डेल्टा टी ए अपॉन डेल्टा टी ऑफ बी इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3/2, यानी कि रेशियो कितना आ गया, राइज इन टेम्परेचर का रेशियो विल बी 3:2 सिंपली, है ना। तो ये हम लोग का रेशियो आ गया। अब सेकंड पार्ट क्या कहता है, विच मेटल पीस विल हैव ग्रेटर मास इफ द राइज। अब देखो उसमें पहले क्या पूछते हैं, विच मेटल पीस विल शो ग्रेटर राइज इन टेम्परेचर। ग्रेटर राइज शो करेगा ये ए वाला ग्रेटर राइज शो करेगा, क्योंकि इस पे 3 आ रहा है ना, 3:2, तो ये ज्यादा राइज इन टेम्परेचर शो करेगा। अब बी पार्ट क्या कहता है कि if which metal piece will have greater mass if the rise in temperature is the same for both metals, यानी कि इसमें मास पूछ लिया और टेम्परेचर को सेम दे दिया, तो उसमें सिंपली वही सेम काम, क्यू ए अपॉन क्यू बी इक्वल्स टू एम ए सी ए डेल्टा टी ए अपॉन एम बी सी बी डेल्टा टी बी, है ना। अब इसमें डेल्टा टी और डेल्टा टी है, डेल्टा टी भी सेम है, सी ए अपॉन सी बी 2:3 में, ये आ जाएगा 1, और ये कितना आ जाएगा, एम ए अपॉन
mb इंटू 2/3 ma अपॉन mb इक्वल्स टू 3/2, यानी कि सिंपल सी बात है, ma जो है वो मास ज्यादा है, ma 3:2 में आ रहा है ना, तो ma कितना आ गया, ma का मास विल बी ग्रेटर देन, अगर टेम्परेचर दोनों सेम होंगे तो ग्रेटर, अगर दोनों का टेम्परेचर राइज सेम होगा तो मास ऑफ ए विल बी ग्रेटर, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट क्या है, इफ द मास रेशियो ऑफ मेटल ए एंड मेटल बी इज 3:5 देन कैलकुलेट द रेशियो इन विच देयर टेम्परेचर राइज। अच्छा, सी पार्ट क्या कहता है कि एम ए अपॉन एम बी दे दिया 3:5 है ना। अब फिर से वही सेम चीज, क्यू ए अपॉन क्यू बी इक्वल्स टू एम ए सी ए डेल्टा टी ए अपॉन एम बी सी बी डेल्टा टी बी। अब ये तो 1 है, अब एम ए अपॉन एम बी कितना दे दिया है 3:5, 3/5, सी ए अपॉन सी बी कितना है 2/3 इंटू 2/3, 3 से 3 कट गया, इंटू डेल्टा टी ए अपॉन डेल्टा टी बी, तो क्या आ गया, रेशियो निकालना है ना, तो डेल्टा टी ए रेशियो डेल्टा सॉरी अपॉन डेल्टा टी बी इक्वल्स टू 5 ऊपर जाएगा 2 नीचे 5/2, तो ये बन जाएगा डेल्टा टी ए रेशियो डेल्टा टी बी इक्वल्स टू 5:2, सिंपल है ना, ये हम लोग का आंसर है गया। फिर उसके बाद पूछा इफ द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ मेटल ए इज, अच्छा यानी क्या बोला है कि सी ए की वैल्यू है कितनी 0.26 जूल पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, तो बताना है क्या, कैलकुलेट द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ मेटल बी। तो सिंपल सी बात है, सी ए अपॉन सी बी 2:3 था, मतलब अपॉन सी बी कर लो, है ना, तो इसका बताना है सी बी, है ना, सी बी यही बताना है। तो अब देखो सी ए अपॉन सी बी की वैल्यू क्या है 2/3, तो इधर 2/3 कर लो, 2/3, अब तो ये क्या बन जाएगा, 2 से ये जाएगा क्या बन जाएगा 0.13, सीबी जाएगा इधर, तो सीबी इक्वल्स टू 3 इंटू 0.13 विल बी 0.39, तो इसका आंसर आ जाएगा 0.39 जूल पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस सिंपली। तो इसका जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ बी आ जाएगा हमारा 0.39 जूल पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस सिंपली, है ना। तो ये वाला क्वेश्चन जब भी कंपेयर करने वाला आया करो तो रेशियो वगैरह में तो ज्यादा गेम किया करो, तो ज्यादा समझ में आएगा, ज्यादा इजी लगेगा उनको मैनिपुलेट करना, उसको आगे प्रोसीड करना, सिंपल है ना, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। हाँ, अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें देखो पहली बात तो ग्राफ बना हुआ है ना, और पूछा गया है रेशियो ऑफ द वेवलेंथ ऑफ ए टू द वेवलेंथ ऑफ बी इज, है ना। सबसे पहले ग्राफ बनने लेते हैं, क्योंकि ग्राफ है ना, ये है ना, इसमें क्या है ऐसे, और ये है टाइम टी और ये है डिस्प्लेसमेंट डी, ऊपर मतलब क्रेस्ट एंड ट्रफ्स वगैरह कितने बन रहे हैं, इसमें क्या है ना? कुछ इस हिसाब से कि ये जो आ रहा है, ये यहाँ है, ये जो आ रहा है ये ऐसे है ना, तो कुछ इस हिसाब से ग्राफ ये बना है, ठीक है, दोनों का सेम है। अब पूछा क्या है रेशियो ऑफ वेवलेंथ ऑफ ए टू द रेशियो ऑफ वेवलेंथ, मतलब वेवलेंथ ऑफ बी, इन दोनों के वेवलेंथ का रेशियो पता करना है। तो सिंपल सी बात है, देखो वेवलेंथ होता क्या है, वेवलेंथ इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय वन वेव इन वन कंप्लीट ऑसिलेशन, ठीक है। अब देखो एक कंप्लीट ऑसिलेशन कहाँ कंप्लीट हुआ है, पहली वाली वेव जो है, पहली वाली वेव यहां चली ऐसे गई 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 और उसने पहला अपना ऑसिलेशन यहाँ पे कंप्लीट किया, ठीक है। लेकिन ये तो टाइम गिवन है, हम लोग को टाइम गिवन है, मतलब इस वाली वेव ने, मान लो की बात है, इसने टाइम लिया यहाँ पे, टाइम लिया T1, है ना, T1 लिया यहां से यहां तक जाने में, ठीक है, हाफ वेव यहां से यहां तक कवर करने में उसने लिया टाइम T1, फिर यहां से यहां जाने में भी, क्योंकि हाफ वेव ये भी है हाफ वेव ये भी है, तो ये भी हो जाएगा टाइम T1, यानी कि इस वेव ने अपनी वेव मतलब अपना ये साइकिल कंप्लीट कर रहा है, कितना टाइम लिया 2T1, ठीक है। अब
मतलब एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने में इसने कितना लिया 2t1। अब देखो ये t1 था तो हम लोग इधर मार्क कर देते हैं, ये है t1, ये है t1, है ना, और बाकी बचा ये भी सब, ये भी t1 पार्ट आ जाएगा, ये भी t1 आ जाएगा। अब ये वाली जो वेव है इसने अपना ये कंप्लीट करने का वो क्या लिया, मतलब इसने टाइम लिया, इसने मतलब इस वेव ने अपना एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने के लिए, ध्यान से देखो, तो t1 प्लस t1 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 4t1 टाइम लिया इस वाली वेव ने अपना एक ऑसिलेशन यहाँ पे कंप्लीट करने में, है ना। तो इस वाली वेव को ऊपर वाली ए को लगे 2t1, नीचे वाली को 4t1 लगे, है ना। अब क्योंकि इसमें स्पीड का तो गेम, स्पीड तो गिवन नहीं है कि कैसा उनके स्पीड के साथ गेम है, तो हम मान लेते हैं कि स्पीड दोनों की सेम रही होगी। क्यों? क्योंकि दोनों का मीडियम सेम, स्पीड सेम रही होगी दोनों वेव्स की, है ना। तो इसमें फॉर्मूला क्या बन जाएगा, वेवलेंथ इक्वल्स टू v इंटू टी, है ना। तो v अगर सेम है तो लैम्डा किस पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, टाइम के। अब सिंपल सी बात है, इसमें कितना टाइम लग रहा है, पहली वाली वेव में ए वाली में लैम्डा ऑफ ए, है ना, अपॉन लैम्डा ऑफ बी इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2t1 अपॉन 4t1, है ना, क्योंकि टाइम टाइम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो t1 से t1 कटा, लैम्डा ए टू लैम्डा बी, यानी वेवलेंथ कितनी आ जाएगी 2:4 या फिर 1:2 सिंपली। तो ये कैसे आया, ये आया ऐसे कि इसको टाइम कितना लगा, इसको एक वेव कंप्लीट करने में टाइम लगा पूरे t1 प्लस t1, इसको कितना लगा t1 प्लस t1 और फिर t1 प्लस t1, ओवरऑल 4t1, इसको लगी 2t1, है ना। तो इस हिसाब से यहाँ पर उसको टाइम लगा। एंड वेवलेंथ होती है, वेवलेंथ इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन वन कंप्लीट ऑसिलेशन। और टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम पीरियड होता है, टाइम पीरियड इज अ टाइम टेकन बाय द वेव टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन, है ना। तो जो वन ऑसिलेशन में टाइम लगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, टाइम पीरियड, है ना। और जो वेवलेंथ होती है वो क्या होती है, डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन वन वेव ऑसिलेशन। तो डिस्टेंस ट्रैवल्ड, क्योंकि ये टाइम वाला ग्राफ है ना, डिस्प्लेसमेंट इनटू टाइम वाला ग्राफ है, तो हमको टाइम वाली इंफॉर्मेशन पता चलेगी। अब टाइम से हम लोग को वेवलेंथ निकालना है तो वो इस हिसाब से पता चलेगा, है ना। तो इस हिसाब से ऐसे आंसर करना है। तो ये थोड़ा मे बी आगे इसमें ये वाला पार्ट देगा, कोई 5:2 बता दे तो थोड़ा कंफ्यूजिंग है ना, 2:1, कोई कुछ भी सोच सकता है, बट इसको इस तरीके से सोचना है, वो भी यहाँ पे करके बता दिया, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें क्या है, अबव डायग्राम शोज दैट एन ऑब्जर्वर सीज द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट ओ एट आई। अच्छा, ये बेसिकली डायग्राम बनाया हुआ है, लेटरल डिस्प्लेसमेंट का केस है, बना लेते हैं, है ना। रेक्टेंगुलर क्लास लैब है और ये है वाई, है ना। अब क्या है, ओ, ये पॉइंट है ओ, इससे रेज आई ऐसे गई और ये, हाँ। तो अब इसको इसमें बैक ट्रैक कर, इमेज कैसे बनती है, इमेज बनती है रिफ्रैक्टेड रे को, मतलब रिफ्रैक्टेड या रिफ्लेक्टेड रे को ऐसे पीछे हम लोग वो करेंगे क्या, है ना, ऐसे कुछ इस हिसाब से, है ना। हाँ, तो अब इसमें ये y है डिस्टेंस और ये डिस्टेंस है x, कौन सी, ये वाली, ऑब्जेक्ट ए, ऑब्जेक्ट o और इमेज i के बीच में ये है डिस्टेंस x, x सिंपली, है ना। अभी क्या बोला है कि द अबव डायग्राम शोज, है ना, नेम एंड डिफाइन द फिनोमेना रिस्पांसिबल फॉर सीइंग द इमेज एट अ डिफरेंट पोजीशन। सिंपल सी बात है, अगर हम यहाँ से देखेंगे ऐसे आंख लगा के ऑब्जेक्ट को, तो हमें ऑब्जेक्ट यहाँ नहीं दिखाई देगा, हमें ऑब्जेक्ट दिखाई देगा यहाँ, कि ऑब्जेक्ट की इमेज ऐसे बन के हमको इमेज दिखाई देगी, है ना। तो इमेज दिखाई देगी, बेसिकली वही पूछा है कि इमेज हम लोग को यहाँ इस कौन से फिनोमेना की वजह से दिखाई देगी। तो फिनोमेना इज हमारा सिंपल रिफ्रैक्शन,
रिफ्रैक्शन एक फिनोमिना है, लेटरल डिस्प्लेसमेंट फिनोमिना नहीं होता है। लेटरल डिस्प्लेसमेंट इज द डिस्टेंस बिटवीन, ये जो मतलब जो यहाँ पे वो बनेगा ना, उनके बीच के डिस्टेंस को लेटरल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। वो कोई फिनोमिना नहीं, फिनोमिना इज रिफ्रैक्शन या फिर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, है ना, ये सब फिनोमिना है। फिनोमिना इस वजह से यहाँ पर रिफ्रैक्शन है। एंड सेकंड के पूछे स्टेट द इफेक्ट ऑन एक्स व्हेन y इंक्रीजेस एंड y डिक्रीजेस, यानी कि थिकनेस ऑफ ब्लॉक बढ़ने से x पे क्या फर्क पड़ेगा। तो चलो इसको करके देख लेते हैं कि y बढ़ेगा तो क्या होगा, y घटेगा तो क्या होगा। तो सिंपल है ना। इसको हटाते हैं, y को बढ़ाते हैं, है ना। पूरा ही बना लेते हैं, है ना। अगर y, देखो ये है नॉर्मल y की केस में, ऐसे आई रे, ऐसे गई, और ऐसे, ये है x, ठीक है। ये है y, जो हम y को, अब मान लो की बात है y को इंक्रीज कर दें कुछ इतना, है ना, y बढ़ा दिया, उससे क्या होगा। तो ये रे ऐसे आई, ऐसे गई, ऐसे गई। तो बेसिकली y के बढ़ाने से क्या होगा, x इंक्रीज कर जाएगा ओवरऑल, और y अगर घटा दें, है ना, y ऐसे हम लोगों ने y को कम कर दिया तो क्या होगा, तो x भी कम हो जाएगा, है ना। तो सिंपल सी बात है, इफ y इंक्रीजेस तो x भी इंक्रीज करेगा, और y अगर डिक्रीज करेगा तो x भी डिक्रीज करेगा। सिंपल, ये हम लोगों ने डायग्राम बना के, रे डायग्राम बना के वेरीफाई भी कर लिया, है ना, कि अगर y बढ़ेगा तो क्या होगा, y कम होगा तो क्या होगा, है ना। अब चलो नेक्स्ट पार्ट में बढ़ते हैं। हाँ, अब हमारा नेक्स्ट पार्ट है, उसमें क्या है, द एडजेसेंट डायग्राम शोज अ व्हील ऑफ डायमीटर 40 सेंटीमीटर। अच्छा, एक डायग्राम बना हुआ है कुछ ऐसे, है ना। ये है सेंटर O, ऐसे, है ना, और A है ये वाला पॉइंट। ए से क्या है, एक एक्स ग्राम फोर्स का बॉक्स लटक रहा है, और ये है पॉइंट, ये वाला, यहां से ऐसे 100, मान लेते हैं इसको पॉइंट बी कह देते हैं, ये पॉइंट बी है, क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है, 100 ग्राम फोर्स, ठीक है। तो ये रहा, अब पूछा क्या है, द एडजेसेंट डायग्राम शोज अ व्हील ऑफ डायमीटर 40 सेंटीमीटर। अच्छा, इसका डायमीटर 40 सेंटीमीटर, यानी कि इसका रेडियस कितना हो गया, रेडियस इज 20 सेंटीमीटर। सिंपल, अगर डायमीटर 40 सेंटीमीटर तो रेडियस कितना है, 20 सेंटीमीटर, ठीक। ठीक, फिक्स्ड ऑन ए वॉल कैपेबल ऑफ रोटेटिंग अराउंड इट सेंटर ओ। अच्छा, ये वॉल है जो ओ के अराउंड घूम जाती है, ठीक है। इफ द व्हील रोटेट्स इन एन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, अगर व्हील जो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रही है इस सेटअप के बाद, इस सेटअप के बाद, है ना, तो क्या होगा कि कैलकुलेट द क्लॉकवाइज मूवमेंट, क्लॉकवाइज मूवमेंट निकालना है, वो कह दिया क्लॉकवाइज मूवमेंट, यानी कि क्लॉकवाइज होता है ये वाली डायरेक्शन, ये वाली, यानी कि 100 जीएफ जो दिया है उससे निकाल लेंगे। तो पार्ट ए बोला है कि क्लॉकवाइज मूवमेंट, तो क्लॉकवाइज मूवमेंट विल बी, ये लगा जैसे ये ओ है, और ये है फोर्स, फोर्स कैसा लग रहा है, नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है, नीचे की तरफ हम लोग कौन सी लेनी है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यानी कि ये फोर्स है नीचे की तरफ विच इज 100 ग्राम फोर्स, परपेंडिकुलर डिस्टेंस विल बी 20 सेंटीमीटर। सिंपल, है ना, 20 सेंटीमीटर जो रेडियस है, यानी ओबी, ओबी हम लोग की डायरेक्ट डिस्टेंस है, तो इट विल बी क्या, 100 ग्राम फोर्स इंटू 20 सेंटीमीटर। तो क्लॉकवाइज मूवमेंट हम लोग का आ जाएगा 2000 ग्राम फोर्स सेंटीमीटर। चलो ये पार्ट ए तो आ गया। सेकंड क्या पूछा है, स्टेट वेदर x इक्वल्स टू 100 जीएफ और x इज लेस देन 100 जीएफ और x इज ग्रेटर देन 100 जीएफ। तो बी पार्ट भी आंसर कर देते हैं। अब देखो सिंपल सी बात है, इसमें बताया क्या है कि हम लोग का क्लॉकवाइज मूवमेंट है ये और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट है ये, ठीक है।
क्वेश्चन पहले ही ऊपर बता दिया, इफ द व्हील रोटेट्स इन एन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, अगर व्हील एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट की है, इसका सीधा सा मतलब ये है कि जो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट होगा वो ज्यादा है, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट ज्यादा है क्लॉकवाइज मूवमेंट से, यानी कि इक्विलिब्रियम नहीं था, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट ज्यादा था क्लॉकवाइज से, तभी तो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर गई हमारी ये जो थी, क्या थी ये व्हील, सॉरी व्हील थी, वो एंटी क्लॉकवाइज इसकी वजह से रोटेट कर गई। अब पूछा है कि x की वैल्यू 100 से छोटी होगी या फिर 100 के बराबर या 100 से बड़ी, तो सिंपल सी बात है, x की वैल्यू 100 से बड़ी होगी तभी तो ये व्हील एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगी। क्यों? क्योंकि OP तो बहुत कम है, क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस, क्योंकि हम लोग परपेंडिकुलर डिस्टेंस ले रहे हैं, फोर्स लग रहा है नीचे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है OP, OA नहीं लेंगे हम लोग, OP इज अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो कम है, बट फिर भी ये कौन सी व्हील, ये व्हील हमारी एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रही है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रही, तो जिसकी वजह से कर रही होगी क्योंकि x बहुत बड़ा नंबर होगा, 100 ग्राम फोर्स से ज्यादा होगा, तभी ये इधर रोटेट कर रही है। ये तो लॉजिकली मैंने बता दी, अभी इसको मैथमेटिकली भी प्रूव कर देता हूं, है ना। तो बी क्या आ रहा है, x ग्रेटर देन 100 ग्राम फोर्स, ठीक है। और सी क्या बोल रहा है, पार्ट सी है इसका, गिव अ रीजन फॉर योर आंसर। अब रीजन पूछा है, रीजन ध्यान से देखते रहना। देखो रीजन एंटी क्लॉकवाइज, अब देखो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट निकाल लो, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट कितना है, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट हम लोग कैसे निकालेंगे, ये है पॉइंट O, है ना, और ये है, ये नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है, नीचे की तरफ फोर्स कितना लगेगा, x ग्राम फोर्स, और एक हम लोग को परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेनी है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज OP हमारी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, तो हम लोग का एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट हो जाएगा कितना, x इंटू OP, है ना, ये हो गया हम लोग का एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट, ठीक है। अब बात क्या है कि एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट से ज्यादा है, यानी कि ACW ग्रेटर देन CW, यानी कि x इंटू OP इज ग्रेटर देन 100, है ना, ये लिख लिया, ठीक है। 100 की, सॉरी क्लॉकवाइज मूवमेंट 2000 है ना, 2000 सॉरी, है ना। तो ये किसके x इंटू OP क्या है, क्लॉकवाइज मूवमेंट 2000 से बड़ा है ना। अब x को क्या लिख लो, x को लिख लो 2000 अपॉन OP। अब ये फर्स्ट इक्वेशन, इसको भी सेव करे रहो, है ना, इसको अभी आगे काम आएगी, बताते हैं कैसे, है ना। देखना फिलहाल x आ गया हम लोग का 2000 OP से बड़ा, फिलहाल, है ना, x की वैल्यू। अब बात करते हैं कि जो OP है, OP वाले जो पार्ट है वो रेडियस से तो कम है ना। क्या है कि OP वाले जो पार्ट है दैट इज रेडियस से कम, यानी कि OP इज लेस देन 20 सेंटीमीटर, ये तो है, सिंपल सी बात है। तो एक काम करो, तो हम लोग एक काम करते हैं, इसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं, तो रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 1 अपॉन OP, जब रेसिप्रोकल लेते हैं तो साइन पलट जाता है, 1 अपॉन 20, ठीक है, 1 अपॉन OP ग्रेटर देन 1 अपॉन 20, फिर क्या हो जाएगा, फिर हमारा इधर आ जाएगा, इस साइड लिख लेते हैं कि हमारा क्या आ जाएगा, 1 अपॉन OP इज ग्रेटर देन 1 अपॉन 20, मतलब अब दोनों के न्यूमरेटर्स को किससे मल्टीप्लाई कर दो, 2000 से, दोनों को 2000 से मल्टीप्लाई कर दो, ऐसे ये बन जाएगा 2000 अपॉन OP ग्रेटर देन 2000 अपॉन 20, है ना। अब क्या होगा, ये 0 0 हो गया, ये बन गया 100, तो सिंपल से हम लोग का क्या बना, 2000 अपॉन OP ग्रेटर देन 100, है ना। अब ये हम लोग की सेकंड इक्वेशन है। अब हम दोनों फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को कंबाइन कर देते हैं। फर्स्ट इक्वेशन क्या कहती है, x इज ग्रेटर देन 2000 अपॉन OP, और 2000 OP इज ग्रेटर देन 100, तो इसका सीधा सा मतलब है, अगर x 2000 OP से बड़ा है, अपॉन OP से बड़ा है, 2000 अपॉन OP 100 से बड़ा है, तो सिंपल सी बात है x तो 100 से बड़ा है ही, x इज ऑलरेडी ग्रेटर देन 100, मतलब ये तो सिंपल सी वही बात है ना कि 5 इज ग्रेटर देन 3 एंड 3 इज ग्रेटर देन 2, तो 5 इज ऑलरेडी ग्रेटर देन 2, 5 तो 2 से बड़ा है ही, ऑब्वियस है। तो इस वजह से x ग्रेटर देन 100 आ गया, मैथमेटिकली भी इसको प्रूव कर दिया, है ना, कि x की वैल्यू विल बी ग्रेटर देन 100 ग्राम फोर्स, ठीक है। देयर वाज अ वेरी गुड क्वेश्चन इन टर्म्स ऑफ मैथमेटिकल मैनिपुलेशंस, इनइक्वालिटी की मैनिपुलेशंस थी इसमें, है ना। तो इट वाज अ वेरी गुड क्वेश्चन इन टर्म्स ऑफ दैट, है ना। तो अब चलो अगले क्वेश्चन पे बढ़ जाते हैं।
हाँ, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें क्या है, द डायग्राम बिलो शोज अ कूलिंग कर्व फॉर अ सब्सटेंस। अच्छा, एक ग्राफ बना हुआ है, ग्राफ बना लेते हैं, चलो। टेढ़ा। ठीक है। क्या है? जैसे इसी ऐसे। ठीक है। ये है टाइम टी और ये है टेम्परेचर टी, डिग्री सेल्सियस, है ना। ये कितना है? 150, 60, 10। हाँ, तो अब इसमें क्या है, क्या कहता है, स्टेट द टेम्परेचर एट विच द सब्सटेंस कंडेंसेस एंड सॉलिडिफाइज रिस्पेक्टिवली। अच्छा, अब देखो, बेसिकली इसको एनालाइज करना आना चाहिए, हो क्या रहा है, इतना हमेशा याद रखना। इसका क्या मतलब है, जब तक यहाँ पे टेम्परेचर सेम है, यानी कि टाइम बढ़ता जा रहा है, टाइम बढ़ता जा रहा है, टाइम बढ़ रहा है, टाइम बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, लेकिन टेम्परेचर 150, 150, 150 यहाँ तक है ना। तो टाइम बढ़ रहा है लेकिन टेम्परेचर सेम रहा, तो इस बीच कुछ ना कुछ हुआ होगा, यहाँ पे फेज चेंज हो रहा होगा। यहाँ पे फेज चेंज होता है जब भी टेम्परेचर टाइम बढ़े और टेम्परेचर ना चेंज हो, है ना। हीट देने के बावजूद टाइम बढ़े और टेम्परेचर ना चेंज, तो समझ लेना वो हीट कहाँ जा रही है, वो फेज चेंज करने में जा रही है, वो टेम्परेचर बढ़ाने में या टेम्परेचर कम करने में नहीं जा रही है। तो अब उसके बाद यहाँ पे टाइम बढ़ा, टाइम बढ़ा बढ़ा, फिर उसके बाद यहाँ पे टेम्परेचर ड्रॉप हुआ, यानी यहाँ पे टेम्परेचर कम हुआ। सिंपल सी बात है, यहाँ पे टेम्परेचर कम हुआ, यानी कि यहाँ पर आया, यहाँ पर पॉइंट आया, और फिर उसके बाद यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ा, टेम्परेचर बढ़ा, और यहाँ पे फिर से वापस कांस्टेंट हो गया, यानी कि यहाँ पे फिर से फेज चेंज हो रहा होगा, और फिर फेज चेंज हो रहा होगा, फिर यहाँ पहुंचा और फिर यहाँ पे वापस से टेम्परेचर गिर रहा है ना, टाइम बढ़ने पर। सिंपल सी बात है, आप सबसे पहले पूछा है कि कंडेंस कहाँ हुआ है, सॉलिडिफाई कहाँ हुआ है। अब देखो, इनमें से दो पार्ट है जहां पे फेज चेंज हो रहा है, एक तो ये और एक ये। अब इसमें से एक है कंडेंसेशन वाला पार्ट और एक है सॉलिडिफिकेशन वाला पार्ट। सिंपल सी बात है, ये कंडेंसेशन होगा। कंडेंसेशन मतलब यहाँ पर जो हमारा लिक्विड है वो कंडेंसेशन हुआ है। कंडेंसेशन मतलब है गैस टू लिक्विड बनना, गैस से लिक्विड बनना, है ना। और फिर लिक्विड था, यहाँ पे लिक्विड का टेम्परेचर कम हुआ, कम हुआ, कम हुआ, फिर यहाँ पे लिक्विड बन गया, और लिक्विड फिर इसका यहाँ पे सॉलिडिफिकेशन हुआ। सॉलिडिफिकेशन मतलब सॉलिडिफिकेशन मतलब लिक्विड का सॉलिड बनना। तो यहाँ पे फेज चेंज हो रहा है सिंपली। अब और क्या पूछा है, द टेम्परेचर रेंज इन विच द सब्सटेंस इज इन लिक्विड स्टेट। लिक्विड स्टेट में कब तक था, तो लिक्विड स्टेट यहां से यहां तक था, यानी कि लिक्विड स्टेट में था कौन से टेम्परेचर रेंज में, 60 से 150 डिग्री सेल्सियस। तो दिस इज आवर आंसर। और कंडेंसेशन हो रहा है 150 डिग्री सेल्सियस पे, सॉलिडिफिकेशन हो रहा है 60 डिग्री सेल्सियस पे, और लिक्विड था 60 से 150 डिग्री सेल्सियस पे। दिस इज आवर टेम्परेचर रेंज, है ना। तो हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ, तो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर अ कॉन्वेक्स लेंस द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन एन ऑब्जेक्ट एंड इट्स रियल इमेज इन टर्म्स ऑफ फोकल लेंथ एफ ऑफ अ गिवन लेंस मस्ट बी। ऑप्शन ए 1.5 एफ, ऑप्शन बी 2.5 एफ, ऑप्शन सी 2 एफ, ऑप्शन डी 4 एफ। ये है, अगर लॉजिकली देखें तो दिस इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, बट मैथमेटिकली देखें तो 10th लेवल पे दिस क्वेश्चन इज वेरी, मतलब अच्छा, मतलब बहुत ज्यादा ये एडवांस लेवल पे पूछ लिया, क्योंकि इसमें मैथमेटिकल क्वाड्रेटिक पूरी इन्वॉल्व है ना, इस हिसाब से हो रहा है ना। तो अब देखो, कॉन्वेक्स लेंस क्या बोला है, देखो ध्यान से देखो, कॉन्वेक्स लेंस में होता क्या है, ये कॉन्वेक्स लेंस बनाई मैंने ना, ऐसे कॉन्वेक्स बनाई, और ये बनाया उसका प्रिंसिपल एक्सिस, है ना, पी ए लिख देते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। अब होता क्या है, ये है 2f, ये है f, एक f इधर भी, एक 2f इधर भी। अब होता क्या है, जब बॉडी हमारी होती इंफिनिटी पर, यानी ऑब्जेक्ट है इंफिनिटी पर, जब ऑब्जेक्ट होता है इंफिनिटी पर, तो रेज आती हैं ऐसे और एफ पे मर्ज कर जाती हैं, कन्वर्ट कर जाती हैं, है ना। तो जब ऑब्जेक्ट है इंफिनिटी पर तो इमेज बनी एफ पर, ठीक है। जब ऑब्जेक्ट है इंफिनिटी पर तो इमेज बनी एफ पर। इसका मतलब ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच में कितने डिस्टेंस हुई, इंफिनिटी। ऑब्वियस ही बात है भाई, ऑब्जेक्ट जब लेंस से इंफिनिटी दूर है तो और इमेज से तो इंफिनिटी दूर हो गई, ठीक है। फिर उसके बाद बियॉन्ड आता है ना, कहाँ आता है इमेज, सॉरी ऑब्जेक्ट आता है यहाँ पर, है ना, बियॉन्ड 2f। जब होता है बियॉन्ड 2f तो इमेज बनती है कहाँ पर, इमेज बनती है यहाँ पर, है ना।
थोड़ी सी डिमिनिश्ड। हाँ, जब यहाँ पर आता है कौन हमारा ऑब्जेक्ट, तो यहाँ बनती है इमेज एफ और 2f के बीच में, वो भी डिमिनिश्ड, है ना, यानी कि ये है डिस्टेंस 2f से थोड़ी सी ज्यादा, है ना, मतलब ये डिस्टेंस है 2f से ज्यादा और ये डिस्टेंस है f और 2f के बीच में, समथिंग लाइक दिस की मान के चलो 4-5 मतलब 4.5-5 f के आसपास कुछ इधर यहाँ से डिस्टेंस आ जाएगी, या फिर और ज्यादा भी हो सकती है ना, बियॉन्ड 2f का मतलब कुछ भी होगा ना, 3f हो सकता है, 4f 5f, है ना, कुछ भी हो सकता है। फिर आता है 2f पे, तो जब 2f पे आता है हमारा ऑब्जेक्ट, तब डायरेक्ट 2f पे इमेज बनती है ना, तब बनती है इमेज बनती है 2f पे, यानी कि जब ऑब्जेक्ट आया 2f पे तो कितनी हुई डिस्टेंस, तब यहां से 2f और यहां से 2f, तो ओवरऑल 4f का गैप है ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच में, है ना। फिर उसके बाद जब वो हमारा ऑब्जेक्ट f और 2f के बीच में जाता है तो हमारी इमेज मैग्नीफाई होने के लिए यहाँ और दूर चली जाती है। इसका मतलब ध्यान से देखो, हुआ ये कि जब ऑब्जेक्ट बहुत दूर से आ रहा था, पास आ रहा था, है ना, इसको ऐसे देखो, इमेज बहुत दूर से पास आया, आया किसके पास आया, 2f के पास तक आया, तब तक ये जो f मतलब इंफिनिटी पर था, है ना ऑब्जेक्ट, तब तक f पे है इमेज। लेकिन जैसे जैसे 2f के पास आ रहा है, 2f के पास आ रहा है, ये वाली जो इमेज है वो थोड़ी आगे बढ़ी, आगे बढ़ी, आगे बढ़ी, आगे बढ़ी, लेकिन जैसे ही ये 2f पर आया हमारा ऑब्जेक्ट, वैसे ही इमेज भी 2f पर आ गई, और जैसे ही हमारा ऑब्जेक्ट 2f और f के बीच में जाएगा, तब तक ये इमेज और आगे चली जाएगी, और आगे चली जाएगी, यानी कि इनके बीच में डिस्टेंस पहले कम हुई, 2f पहले कम हुई, है ना, क्योंकि पहले ऑब्जेक्ट था इन्फिनिटी पर, तो इनके बीच में पहले डिस्टेंस कम हुई, कब तक कम होती रही, जब तक ये 2f पे ऑब्जेक्ट नहीं आ गया और इमेज भी 2f पे नहीं आ गई, तब तक इनके बीच में डिस्टेंस कम होती रही। फिर इनके बीच में डिस्टेंस बढ़ती रही, बढ़ती रही, बढ़ती रही, तो हुआ क्या, कि पहले डिस्टेंस कम हुई, ये ऑब्जेक्ट 2f पे आया, फिर डिस्टेंस बढ़ने लगी जब ऑब्जेक्ट आगे मूव करना स्टार्ट किया। इसका मतलब कि ऑब्जेक्ट 2f पे था तभी हमारा मिनिमम डिस्टेंस वाला केस हुआ, मतलब जब जब पहले ऐसे दूर से थे, मतलब ऐसे हुआ, पहले पास आए, फिर उसके बाद ऐसे और दूर जाने लगे, तो मिनिमम डिस्टेंस कब होगा, जब वो यहाँ पर आके एक कोई मिनिमम डिस्टेंस मेंटेन किए होंगे, जब वो किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस पर रहे होंगे, जैसे कि जब ऑब्जेक्ट था 2f पे और इमेज बनी 2f पे, उनके बीच में डिस्टेंस है 4f, दैट वाज द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज, बिकॉज क्योंकि उसके पहले तक क्या हो रहा था, इमेज मतलब सॉरी वो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस घट रहा था 2f तक आया, तक कम हो रहा था, इसका मतलब वो मिनिमम डिस्टेंस पहले नहीं थी, अभी मिनिमम डिस्टेंस आना बाकी थी, और जैसे ही आ गई फिर उसके बाद डिस्टेंस बढ़ना चालू हुआ, इसका मतलब ये जो थी वो थी मिनिमम डिस्टेंस। ये ना लॉजिकल आंसर। अब मैथमेटिकली इसको करते हैं भाई, अब मैथमेटिकली इट इज गुड, है ना। मान लेते हैं कि ऑब्जेक्ट है यहाँ पर, है ना, तो हमारी रियल इमेज बनी, अगर f और 2f के बीच में, तो रियल इमेज बनेगी यहाँ पर समथिंग लाइक दिस, है ना। अब ये है u, है ना, ये है v, है ना, और ये है f फोकल लेंथ, और मान लेते हैं ये d है ना। या फिर चलो इसको करते हैं u की जगह इसको ले लेते हैं x, है ना। x है हमारा क्या, u, हमारा u है, दैट इज x, मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंसेस u, u इक्वल्स टू x, इमेज डिस्टेंस v, है ना, फोकल लेंथ f है, और d इज द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं, अब इस पे लेंस फॉर्मूला लगाना स्टार्ट करते हैं, यानी कि 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f। v क्या है, v को हम ऐसे भी लिख सकते हैं d माइनस एक्स, मतलब v, और ये v क्या है, लेंस से लेके इमेज तक के डिस्टेंस, और d क्या है, ऑब्जेक्ट से इमेज की डिस्टेंस, और x क्या है, ऑब्जेक्ट से लेंस की डिस्टेंस। तो v को हम लिख सकते हैं ना, v इक्वल टू d माइनस एक्स, ठीक है। साइन का, अब v का साइन क्या होगा, v का साइन विल बी पॉजिटिव, क्यों, क्योंकि v इस साइड बना है, तो प्लस d माइनस एक्स, सिंपल। अब u इसका साइन देखो, अब क्योंकि x इस साइड बना है, एक्स बना है किस साइड, तो इसका साइन होगा माइनस माइनस एक्स, और 1/f, है ना, 1/f को तो 1/f ही रहने दो, ठीक है। अब उसके बाद इसको सॉल्व करो, क्या करो सॉल्व, ऐसे 1/d माइनस एक्स प्लस 1/x इक्वल्स टू 1/f ना, ये बन जाएगा x इधर जाएगा प्लस d माइनस एक्स, है ना, अपॉन डी एक्स माइनस एक्स स्क्वायर
इक्वल्स टू 1/f। तो ये बन जाएगा x कट गया, तो अब क्या होगा, अब होगा ये कि ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, है ना। तो ये होगा f इंटू डी, है ना। ये जगह इस पे मल्टीप्लाई होगा, इक्वल्स टू क्या आया, dx माइनस एक्स स्क्वायर, है ना। अब ये इधर आ जाएगा, क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस डी एक्स प्लस एफ डी इक्वल्स टू 0। अभी हमारी क्वाड्रेटिक बन गया। क्वाड्रेटिक हम लोग को क्या मिली, एक्स स्क्वायर माइनस डी एक्स प्लस एफ डी इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये हमारी क्या आ गई, क्वाड्रेटिक आ गई। अब इसमें इसको अगर हम कंपेयर करें ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 से, तो ए क्या आ रहा है, ए आ रहा है 1, बी आ रहा है, बी क्या आ रहा है माइनस डी, बी आ रहा है माइनस डी, और सी क्या आ रहा है, सी आ रहा है एफ डी। ठीक है, चलिए ये हमारा आ गया। अब बात ये आती है कि जो x की वैल्यू है, x क्या क्या हो सकता है, इसको समझना है। x की वैल्यू, अच्छा x इज द रियल डिस्टेंस, मतलब x रियल एक डिस्टेंस थी किसके बीच में, लेंस और ऑब्जेक्ट के बीच में। इसका मतलब x इज अ रियल वैल्यू, यानी x के जो रूट्स होने चाहिए इस क्वाड्रेटिक के, एक्स स्क्वायर माइनस डी एक्स प्लस एफ डी, वो होने चाहिए रियल रूट्स, है ना। रियल रूट्स का होने चाहिए, है ना। तो रियल रूट्स होने चाहिए, इसकी कंडीशन क्या होती है, रियल रूट्स होने कंडीशन ये होती है कि डिस्क्रिमिनेंट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, और डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब b क्या है, इधर इस केस में माइनस डी का स्क्वायर माइनस 4a और c ग्रेटर देन 0, है ना। ये बन जाएगा डी स्क्वायर माइनस 4f डी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। फिर ये हो जाएगा डी स्क्वायर क्या ग्रेटर देन 4f डी। अब दोनों साइड को d से डिवाइड करो तो क्या बन जाएगा, d इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4f, ग्रेटर देन इक्वल टू 4f, यानी कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 4f मिनिमम होगी। मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू का क्या मतलब है कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस विल बी, सबसे कम विल बी 4f, सबसे कम वैल्यूज की 4f हो सकती है, फिर उसके अलावा उससे बढ़ी होगी डी यानी कि इमेज डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज। तो डी होगा वो हमेशा 4f, या तो 4f होगा या तो 4f से बड़ा होगा, यानी कि लीस्ट वैल्यू, मिनिमम वैल्यू ऑफ डी कितनी है, 4f। सिंपल, तो 4f हमारा मैथमेटिकल आंसर, और लॉजिकली इसको पहले आंसर कर चुके थे, है ना। तो इस हिसाब से ये प्रूव हो जाता है कि ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच में डिस्टेंस विल बी क्या, 4f मिनिमम डिस्टेंस, है ना। लॉजिकली और मैथमेटिकली दोनों तरीके से सेम आ रहा है आंसर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मीटर रॉड मेड ऑफ कॉपर एंड स्टील as shown in the diagram। अच्छा, एक मीटर रॉड है ना, 0, 50 और 100, यहां तक है ये कॉपर Cu, और कॉपर पूरे लिख दो है कॉपर, और ये है कितना, ये है स्टील हमारा। ठीक है, और ये इसका क्या, फिर क्या, वेट्स ऑफ कॉपर एंड स्टील है 10 न्यूटन, ये है 10 न्यूटन, और ये है 8 न्यूटन, सिंपल, है ना। और फिर क्या पूछा, ऑन विच पार्ट डज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी लाई, 0 to 50 और 50 to 100, जस्टिफाई योर आंसर। देखो सिंपल सी बात ये है कि जो हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, वो भी बात कर चुके हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ लाई करता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी लाइज देयर जहां मास डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा होता है, या फिर ओवरऑल मास डिस्ट्रीब्यूशन जिस साइड हैवियर होता है। तो अब देखो ध्यान से, ये 10 न्यूटन है और ये 1 न्यूटन है। अगर दोनों साइड बराबर, मतलब 50 सेंटीमीटर मार्क पे अगर रहता, कब रहता, जब इधर भी 10 न्यूटन होता है, इधर भी 10 न्यूटन होता है, यानी कि जब सेंटर ऑफ ग्रेविटी इधर देखता तो उसको तब भी 10 न्यूटन वेट दिखता है, जब सेंटर ऑफ ग्रेविटी इधर देखता तब भी 10 न्यूटन दिखता। मगर अब अगर सेंटर ऑफ ग्रेविटी 50 पर रहेगा तो उसको इधर 10 दिखेगा, इधर 8 दिखेगा। तो इसका मतलब ये तो साफ है कि वो
अब 50 पे तो रहेगा नहीं, अब वो किधर जाएगा, अब वो जाएगा उस साइड जिस साइड मास डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा होता है। मास डिस्ट्रीब्यूशन किस साइड ज्यादा है, 10 न्यूटन साइड ज्यादा है, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी हम लोग का समथिंग लाइक यहाँ पर हो जाएगा, COG। तो उससे क्या होगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी समथिंग लाइक दिस यहाँ पर आ जाएगा, सच दैट जो मास डिस्ट्रीब्यूशन हो वो इसके लेफ्ट में एंड इसके राइट में बराबर हो। तभी अगर हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे अगर हम पाइवट कर देंगे, इसको मतलब बैलेंस कराने की कोशिश करेंगे, तो ये बैलेंस हो जाएगा सिंपली, है ना, क्योंकि सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमारा यहाँ पे कहीं पे लाई करेगा मास डिस्ट्रीब्यूशन जिसका। तो सिंपल सी बात है, मास डिस्ट्रीब्यूशन जहां ज्यादा होगा, जो हाई साइड हैवियर होगी, उस साइड हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी शिफ्ट कर जाएगा। क्योंकि ऐसा ही होता है कि मास डिस्ट्रीब्यूशन जहां ज्यादा वहां पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी शिफ्ट कर जाती है, ताकि ओवरऑल जो मास डिस्ट्रीब्यूशन उसके अराउंड है वो बराबर रहे, है ना। इस वजह से सेंटर ऑफ ग्रेविटी 0 to 50 वाले साइड में लाई करेगी। एंड इसका रीजन भी वही है कि COG शिफ्ट्स टू द राइट साइड बिकॉज ऑफ द हायर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास ऑन द कॉपर साइड, है ना। इस वजह से जो हमारा COG सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो कॉपर साइड पे आ जाएगा सिंपली, है ना। तो फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही, है ना। तो हमारा पार्ट 4 इसी के साथ खत्म होता है ना। तो अब मिलेंगे पार्ट 5 में, है ना। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।